बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैस लहू दाफ़िउन मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما آمنت بالله صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आज हम 25वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और आज का हमारा मौजू है ज़कात और फितरा। ज़कात क्या है? हदीस पाक का मफ़हूम है कि ज़कात मोमिन के माल को पाक करती है। ज़कात किन लोगों पर वाजिब है और हम ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं? ज़कात की रकम को किन जगहों पर खर्च किया जा सकता है? और ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज की निशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की मेहमान मदिया शफीक बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारे तीसरे मेहमान मशहूर मारूफ हकीम है शाह नज़ीर साहब, पहले भी हमारी निशिस्तों में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी खुशामदीद। अपनी निशिस्त को हम आगे बढ़ाते हैं और नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुक़द्दम। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली व सल्लिम अलैहि। तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा दीदार बनाया, यूसुफ
को तेरा तालिब दीदार बनाया। कौनन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनन बनाए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़। और अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ नसीब अता फरमाए। दुआ है हमारी इस नशिस्त से। अपने मौजू की जानिब आते हैं। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करूँगा कि ज़कात की अहमियत इस्लाम में क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शरीअत कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने ज़कात की फ़र्ज़ियत और ज़कात की अहमियत को इस तरह जोड़ा कि जहाँ नमाज बदनी इबादत है, वहाँ ज़कात माली इबादत है। अच्छा, ठीक। कुरान ने दोनों को इस तरह बयान फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मुराद ये है कि जहाँ तुम अपने बदन के साथ, जिस्म के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, इसी तरीके से अपने माल के साथ, अपने असबाब के साथ भी अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। और इसका फ़ायदा तुम्हें क्या होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपके सामने रखता हूँ। हुजूर फरमाते हैं सदका जो है, चाहे ज़कात की शक्ल में हो या सदक़े की शक्ल में हो, वो वबा और परेशानी को टाल देता है। तो मालूम ये चला कि ज़कात एक ऐसा फरीज़ा है जो अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए एक नेमत के लिए तौर पे उतारा। नेमत मैंने क्यों कहा कि ज़कात के 3 असबाब हैं देने के। पहला ये कि जो मालदार मोमिन है, मुसलमान है, उसके दिल से मोहब्बत जो माल की वो निकल जाए। ऐसी बात है, बंदा बड़ी मेहनत से कमाता है और फिर वो जब खर्च करता है ना, बिल्कुल, तो वो मोहब्बत जो माल की होती है वो अल्लाह की रज़ा के लिए जब देता है ना, तो अल्लाह भी खुश होता है कि इसने माल मेहनत करके जो कमाया, मेरी खातिर ये माल दूसरों को दे दिया। दूसरा इसका सबब यह है कि जो मुसलमान या मोमिन गरीब हैं, जो तबकाती तौर पर उनके पास माल नहीं है, तो उनके पास एक मखसूस माल जो है वो उन तक पहुंच जाए, ताकि वो भी वो खुशियाँ मना सके जो एक अमीर मनाता है। बिल्कुल जी, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने बयान भी किया कि ज़ाहिर है जब कोई भी शख्स पैसा कमाता है तो उसको पैसे से बड़ी मोहब्बत होती है। आजकल ज़ाहिर मेहनत से कमाता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में वो खर्च करता है तो उसका एक तो अजर भी है और फिर ये हम पे लाजिम व मलज़ूम भी है। बिल्कुल। मदिया, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह आप पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा आपकी एग्जीबिशंस होती हैं, हमने देखी भी है। अभी जो कोरोना की वजह से लॉस हुआ, तो क्या सिचुएशन थी वहाँ पर भी और यहाँ पर भी? आप क्या देखती हैं, फैशन इंडस्ट्री है या जो आप लोगों की तरह जो एग्जीबिशंस कराते थे, कितना लॉस हुआ? आई थिंक लॉस तो हर इंडस्ट्री में ही हुआ है। तो हम लोगों की यूजुअली ईद से पहले ही ज़्यादा एग्जीबिशंस होती थी। यूजुअली स्टार्ट होती थी फ्रॉम स्प्रिंग सीजन जब आता था, फरवरी मार्च से स्टार्ट होती थी, बट देन बिकॉज ऑफ कोरोना तो पब्लिक गैदरिंग्स मना है,
200 से ज़्यादा लोगों की कहीं पे भी आप बिल्कुल नहीं हो true. सकती, गैदरिंग नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से हमारी एग्जीबिशंस नहीं हो सकी, विच इज़ ओके, हेल्थ कम फर्स्ट। बट यहाँ पे जो आप लोगों के जो कारीगर थे, क्योंकि जो जी। आपकी प्रोडक्शन होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर होती है, देन जी। फिर आपका जो वो है अमेरिका जाता है। Exactly. तो वो कितने आपके ख्याल से कितने ऐसे कारीगर होंगे आपकी तरह के और भी लोग हैं जिनको उस वक्त बड़ा लॉस हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है लॉस, क्योंकि यू नो एक्सपेंसेस तो वही है, आपकी प्रोडक्शन उसी तरह हो रही थी, एंड देन ईद वाज राउंड द कॉर्नर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, समर में आ रही है, सीजन भी ऐसा था, लेकिन सिंस सेल्स बिल्कुल रुक गई तो एक्सपेंसेस तो आपके हैं ना, जो आपको अपने लेबर को देने हैं, जो कुछ भी आपकी कलेक्शन रेडी है, और बिल्कुल इस सीजन के अकॉर्डिंगली आपकी कलेक्शन तैयार थी, जो आप विंटर में ऑफ कोर्स नहीं सेल कर सकते। अच्छा, मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि एक और प्रॉब्लम मैंने सुना है जो डिजाइनर्स को हुआ है कि जिन्होंने अपनी कलेक्शन तैयार की भी थी, Exactly. क्योंकि एकदम बल्क में आती है तो अभी नहीं पता था कि अचानक से ऐसा सिस्टम हो जाएगा, तो वो कलेक्शन अब आगे तो सेल नहीं हो सकती, ज़ाहिर है, वो कहते हैं पुराना हो जाता है, चीज़ फैशन पुराना होता है। आई थिंक वेदर पे डिपेंड करता है, बिकॉज पाकिस्तान में तो आई एम श्योर सितंबर तक ही समर ही रहेगा, बिल्कुल। तो आई थिंक आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्प्रिंग समर की कलेक्शन इफ एवरीथिंग ओपन्स। आई थिंक अब तो खुल भी रहा है काफ़ी, एंड ऑनलाइन बाइंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो आई थिंक या पाकिस्तान में आप कह रही हैं कि वो जो कलेक्शन बनी हुई है वो सेल हो जाएगी। वेदर इसी तरह है, समर स्प्रिंग समर अभी स्टार्ट ही हुआ था, विच इज़ गुड। ठीक है, शाह साहब आपकी जानिब आऊँगा, और हमारे यहाँ बहुत से लोग अभी परेशान हुए हैं आजकल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपके ऊपर एक जहनी दबाव आ गया, जिसे हम कह रहे हैं लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, साइकोलॉजिकल इशू बहुत बढ़ गए, घर में रहने की वजह से बढ़ गए, फिर बिजनेस नहीं है, फिर मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई। क्या करें जी, इसके लिए कोई चीज़ है ऐसी आपके पास कि जिससे कुछ काबू पाया जा सके, आसाबी कमज़ोरी कम हो जाए? शरीर भाई, आप बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इसमें यह है कि झगड़े और चिड़चिड़ापन जिस तरीके से हमें स्कूल लाइफ में, फिर उसके बाद जब हम मेडिकल लाइफ में आए, फिर हाउस जॉब में आए, हमें एक चीज़ सिखाई गई है, बर्दाश्त, जो हमें है नहीं। जो हमें है नहीं है। तो बर्दाश्त करना सीखें और माफ़ करना सीखें। तो शाह साहब, इसके लिए कोई, वैसे आपके पास तो बहुत सारी इसमें मैं दवाएं आपको होती हैं। बताऊंगा, बाज़ लोग सिर्फ एंजाइटी में भी आ गए हैं, बहुत अपने से आप लोग आ बातें गए। करना, यहाँ कंधों में खिंचाव होना, बिल्कुल। फिर कोई भी बात दिमाग में आ जाए उसके 10 मायने निकालना, True. चिड़चिड़ापन हो जाना, और बार बार अपनी चीज़ों को चेक करना, फिर अगर कोई फाइल रखी उसे बार बार देखना, तो ये एक एंजाइटी हो जाती है। ऐसी सूरत में, और जिस तरह चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा हो, तो एक बीज आते हैं, कपास के बीज होते हैं, जिसे मगज बिनोला कहा जाता है। मगज बिनोला। मगज तो बिनोला, आपकी चीजें बड़ी मुश्किल मुश्किल नाम होती है। अच्छा, मगज बिनोला पे। जी हाँ, मगज बिनोला। इसका जायका भी अच्छा होता है, जैसे मूंगफली का जायका होता है, ऐसा होता है। Great. इसे साफ कर लें और बारीक पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिएं। आप देखिएगा 20 मिनट के बाद आपका चिड़चिड़ापन ये भी खत्म होगा, या यहाँ जो खिंचाव हो रहा होता है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, माशाल्लाह। वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और जिस तरीके से बातें ज़्यादा सोच रहे होते हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं आपकी, आप अपनी लाइफ में वापस आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बेख्वाबी, नींद नहीं आ रही है, करवट नींद नहीं बदल आ रही है रहे हैं, आजकल तो। कभी यूं सो रहे हैं, कभी यूं सो रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है, दिमाग चलता जा रहा है, आने वाले प्लानिंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन true. काम कोई नहीं कर रहे हैं। रोज एक नया प्लान लेके बैठते हैं, मैं ये भी करूंगा, करता कुछ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, और स्लीपिंग पिल्स पे आ जाते हैं लोग, उसमें ये है कि जब सुबह उठते हैं ना तो ऐसे कांप रहे होते हैं अच्छा, जो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, और भूलने की शिकायत हो जाती है, और तबीयत में बेचैनी आती है, और चेहरे की रौनक भी खत्म हो उसके जाती लिए है। भी मगज बिनोला है? नहीं, उसके लिए एक बूटी आती है, मुश्क बाला। मुश्क बाला। मुश्क बाला, ये इसमें स्मेल होती है, जैसे हींग की स्मेल नहीं होती जो दारा, हाँ। इस टाइप की होती है। इससे बारीक पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच रात को किसी भी टाइम ले लें। 20-25 मिनट के बाद आपको नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, सुबह उठेंगे फ्रेश उठेंगे आप, देखो जी, ये चीजें, और ये हिलना जुलना नहीं जो होगा। मैंने फ्रस्ट्रेशन वाली बात पूछी आजकल, क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों पर टेंशन भी है कि हर चौथा बंदा चिड़चिड़ा है, वैसे ही हमें बर्दाश्त नहीं है, और जो ये बता रहे हैं नींद ना आना, ये तो वाकई में मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। और जो इन्होंने चीजें बताई हैं उसको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिलती कहाँ से हैं? पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाती है। अब तो पंसारी की दुकान। अच्छा, ये वो चीजें होती है ना, इनका साइड इफेक्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगा, जो होनियर यहाँ बता रहे होते हैं। ठीक है। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं, ऐसे हाई बीपी का पेशेंट हर तबका इस्तेमाल कर सकता है। चलें जी, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, दोबारा आपकी जानिब आएंगे। हमने बात की ज़कात की अहमियत, आपने बता दी ज़कात की अहमियत क्या है। हमारे यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि ज़कात किसको दी जाए।
क्या पहले अपने रिश्तेदारों को देनी चाहिए या हम जो है किसी को ढूंढे मुस्तहक को उसको दें? ज़कात देने का प्रोसेस जो है, जितनी भी आपकी बन रही है थोड़ी या ज़्यादा, वो दें किसको? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम वल फुरक़ान हमीद ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जिन्हें आप कहते हैं कि साइलिन कहते हैं या जिनको आप मुस्तहकीन कहते हैं कि कौन हैं जिनको ज़कात आप अदा कर सकते हैं। तो कुरान ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राई, कि तुम अपनी जो सदक़ात है वो फ़ुक़रा को दो, वल मसाकीनी और मसाकीन को दो, फिर उसके बाद आमिलीन जैसे कहते हैं मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, जो ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमान नहीं होते, काफिर होते हैं, लेकिन आप उनकी माली मदद कर दें तो फिर क्या होता है, क्या वो दीन की तरफ राग़िब हो जाएं, उन्हें दो। फिर वो आमिलीन जो ज़कात जमा करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने देखा हो जो ज़कात के बहुत सारे इदारे हैं तो ज़कात जमा करते हैं। फिर उसके बाद रकाब जो ग़ुलाम होते हैं, जैसे अब तो ग़ुलाम का वो मामला नहीं रहा, तो पहले जैसे हुक्म था, उसके साथ साथ फिर वो लोग जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में लड़ते हैं, या अब इसको इस तरह लेके उलमा फरमाते हैं इन्हीं में तुलबा भी हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं या मदारिस दीन में इल्म हासिल करते हैं। यहाँ पे मेरे बहुत सारे सवाल आपके इसी बात से बने, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि वक्त एकदम से आ जाता है ऊपर से कॉल के, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आज पकौड़े बना रही हैं आप? नहीं, क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं ऑरेंज चिकन। ऑरेंज चिकन? जी। कहाँ से नाम ला रही होती हैं जी? हम लोगों ने तो कभी ट्राई नहीं किया। ऑरेंज चिकन होती क्या? ये तो हमें लग रहा है पकौड़े बन रहे हैं। नहीं, ये जो है हम चिकन को क्रिस्पी फ्राई करेंगे। ओके। क्रिस्पी फ्राई करने के लिए जो बैटर बनेगा उसमें 1 कप मैदा है, 1 कप फ्लावर है, 1 एग है और व्हाइट पेपर और सॉल्ट, बस ये डालकर इसको डीप फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। इसकी सॉस जो बनेगी उसके लिए हम पहले ऑयल में जिंजर गार्लिक डालेंगे, क्रश चिली डालेंगे, हल्दी जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक जाएगा, व्हाइट पेपर जाएगा आपका, 1 कप व्हाइट शुगर जाएगी और 4 टेबलस्पून ऑफ ब्राउन शुगर जाएगी। ठीक है। तो इन सबको एक अच्छा सा हम भूनोफ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑरेंज जूस डालेंगे। ऑरेंज जूस भी डाल देंगे? जी। हमारी अम्माओं ने कभी नहीं बनाई है खाने। अच्छा, फिर? अच्छा, तो ऑरेंज जूस डालने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इन द लास्ट हम सोया सॉस और विनेगर डालेंगे इसमें। तो ये इसका फिर टेस्ट क्या होगा? इसमें आप चीनी भी डाल रही हैं, इसमें आप जूस भी डाल, मीठा होता है? अच्छा, थोड़ा टेंगो प्लस स्पाइसी होगा क्योंकि इसमें चिली फ्लेक्स भी जा रहे हैं, ऑरेंज भी जा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम ऑरेंज चिकन है क्योंकि इसमें ऑरेंज जूस यूज होता है। ये ऑरेंज चिकन इजाद कब हुआ? किस सदी में हुआ था? ये अभी की हुआ है? नहीं, बहुत हो चुका है, सबने अपनी अपनी वेरिएशंस कर ली इसमें, बहुत पुराना है ये। बिल्कुल जी, नई नई चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। ऑरेंज चिकन और उसमें जूस भी डल रहा है, चीनी भी डल रही है, फाइनल टेस्ट लेकिन अच्छा होता है। ये एक बड़ी कमाल की बात है। इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद है मोहम्मद हुसैन। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका गए। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, भरम आपका गए। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका यही जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको
मेरे मुस्तफ़ा पे अता जो किया है भरम आपका है। ये कुरान जो रब ने नाजिल किया है हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीब खुदा से ये लहबे तुम्हारे कलम आपका है। खुदा कह रहा है हबीब खुदा से ये लहबे तुम्हारे कलम आपका है। सुभान अल्लाह बेटा, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत आपकी प्यारी आवाज़। और इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं इस नशिस्त से, अल्लाह ताला उसकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें। और जो हमारा ब्रेक से पहले एक चीज़ पे मैंने कहा था कि यहीं से शुरू करूँगा, तो मैं चाहूँगा मोहसिन भाई आपसे ही शुरू करूँ। आपने कहा कि फ़कीरों को भी देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो रमज़ान के महीने में 1 लाख फ़कीर आ जाते हैं और कहते हैं कि जी वो हर बंदा ही कोई हाथ का अपना छुपा के कर रहा है, कोई पैर छुपा के कर रहा है। फिर बात आती है कि जी उन इदारों को दें जो ये कलेक्शन करते हैं। अब हमें इस बात का कैसे यकीन आएगा कि भाई ये आगे दे रहे नहीं दे रहे? तो क्या अगर वो पैसा रख के खा रहे हैं तो क्या हमारी ज़कात हो जाएगी? शरीयत में फ़कीर उसे नहीं कहते जो आप कह रहे हैं कि हाथ फैलाना शुरू कर दे और वो मांगना शुरू कर दे। शरई फ़कीर किसे कहते हैं ये पहले जानिए। शरई फ़कीर से मुराद ये कि ऐसा शख्स इसके घर में इतना माल ना हो कि वो अपने घर को सही से चला सके और वो मोहताज हो जाए लोगों के सामने मांगने की वजह से। अच्छा, ये जो फकीर बाहर होते हैं जो आ जाते हैं जिसे मौसमी भिखारी कहते हैं, क्या इन्हें ज़कात देना ठीक है? देखिए बात ये है कि तहकीक तो यही है कि जो आज आपके सामने जो लोग बताए गए हैं उनको ज़कात दिया जाए। अब अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया आपके सामने कि मैंने आपसे कहा ना कि जिसमें कर्जदार भी है, जिसमें मुसाफिर भी है, जिसमें मैंने फिर कहा कि जिसमें गुलाम, अब गुलाम नहीं, जैसे बहनी का कैदी हैं आप उनको छुड़ा लेते हैं। और फिर इसी तरीके से अगर वो लोग हैं जो काफिर हैं लेकिन इस्लाम की तरफ राग़िब होने, तो अल्लाह ने 8 लोगों को आपकी निशानियां बता दी, फिर भी आप उनकी तरफ जाते हैं, ये तो फिर आपका कसूर है ना। बात ये ज़कात तो आपकी अदा हो जाएगी कि आपने नीयत के साथ, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर वो शख्स जिसको आपने ज़कात दी है और वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, तो फिर आप बताएं फिर क्या होगा, तो गुनाहगार कौन होगा? तो यही तो मैंने कहा, जो मैं कंफ्यूज हुआ हूँ इस बात से हुआ कि देखिए हमारे यहाँ अब फकरा तो हमें नहीं पता, एक आम आदमी को क्या पता कि यार कौन फकरा है कौन नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें उन इदारों की जो अतियात लेते हैं, तो अभी तो बहरहाल इस दफ़ा लॉकडाउन है तो मसला है, वरना आपको हर किसी के बैग में नजर आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम इस चीज को कैसे वो करेंगे कि यार ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में ढूंढो। हुक्म ये जब आप अपने, मैं समझता हूँ कि हर कोई अपने रिश्तेदार को जानता है, आप रिश्तेदारों में देखें कौन ऐसा फकीर है, मिसाल के तौर पर शरीफ फकीर, कौन ऐसा मिस्कीन है, कौन ऐसे लोग हैं। फिर उसके बाद आप पड़ोस में देखें। हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, भाई तुम अपने पड़ोस में तो झांको, फिर आप जाके बाहर ऐसे इदारे, और ऐसे इदारे हैं भी, आप जैसे आपने कहा सब इदारे ऐसे नहीं है कि आप वो कहें, लेकिन बट हम लोग एक कंफ्यूजन में रहते हैं ना। तो इस कंफ्यूजन का हल जो मैंने होता है ना कि सबसे पहले तो आप अपने रिश्तेदारों में देखें, और 8 जो अल्लाह ने जो बता दिए जिनको ज़कात देनी है, इसको बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहे होते हैं। मुझे आपकी जानिब आऊंगा। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि जो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं या जो उसकी ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि एक पूरी पढ़ाई है, तो उनका फ्यूचर क्या है, उनका स्कोप क्या है? क्या ये महंगा वो है, महंगी एजुकेशन है? क्या एक गरीब आदमी फैशन डिज़ाइनिंग कर सकता है? इसको बताइएगा मुझे। ओके, तो एजुकेशन तो ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप इस एजुकेशन के बाद अगर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो यार देयर जॉब्स अवेलेबल। आप अपना, जैसे मैं अपना बताऊंगी कि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था और आई हैड नो सपोर्ट। मेरी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बट देन उसके बाद मैंने पूरे स्क्रैच से स्टार्ट किया। एक सोइंग मशीन से स्टार्ट किया, अपने घर से बेसमेंट से 2 कारीगरों के साथ स्टार्ट किया, और इस वर्ड ऑफ माउथ से
बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी कि शुरू से ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले, क्योंकि मैंने 2000 मुझे अब 14 इयर्स हो चुके हैं ये बिज़नेस करते हुए। तो जब मैंने स्टार्ट किया वाज लकी इनफ कि उस वक्त ऑनलाइन बिज़नेस इतना नहीं हो रहा था। एंड देन मेरा पहला ही क्लाइंट न्यूयॉर्क के था, और मैंने जब उसको मेरी एडवांस पेमेंट आई, मैंने वो ऑर्डर रेडी किया, आई डिलीवर्ड द ऑर्डर, उनको अच्छा लगा, मेरी भी स्किल्स, मुझे भी मौका मिला। एंड देन उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ फैलता गया, और फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में क्लाइंट मुझे एक बात बताएं कि एक आम आदमी को हम कैसे बताएंगे कि फैशन डिजाइनर होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम आदमी की जबान में भी आप बताइएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कहते हैं जी वो डिजाइन्स बनाते हैं या स्केचिंग करते हैं। एक्चुअल एक आम आदमी क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि फैशन डिजाइनर है क्या? ओके, तो बहुत लोग, आप जैसे आपने भी मुझसे कहा था, और बहुत लोग कहते हैं कि भाई एक टेलर और एक फैशन डिजाइनर में क्या फ़र्क है। तो टेलर कपड़े बनाता है, ऑल्टर करता है, सही है, ऑल्टर करता है, एक उन लाइंस के अराउंड दोज लाइंस काम करता है। जो डिज़ाइनर होता है वो रूल ऑफ डिज़ाइंस और एस्थेटिक्स जो है एक प्रोडक्ट बनाने में उनको अप्लाई करता है टू मेक दैट प्रोडक्ट। उसकी पूरी नॉलेज होती है, 4 ईयर डिग्री आप करते हैं जिसके अंदर आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ते हैं, आप फैशन इलस्ट्रेशन होती है, पैटर्न मेकिंग होती है, ड्रेपिंग होती है, ये सब कुछ करने के बाद आप अच्छा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर हम कोई डिजाइन लेके जाते हैं, टेलर कहते हैं डिजाइन ला दो मैं बना दूंगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो भी तो नहीं क्रिएटिव होता है। टेलर कहता है आई थिंक अगर बिल्कुल हम किसी को डिग्रेड नहीं करेंगे, लिमिटेड स्किल्स में बहुत अच्छा टेलर्स काम करते हैं माशाल्लाह से, बट इफ टेलर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डिजाइनर तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो उसकी नॉलेज है कि क्या अकॉर्डिंग टू व्हाट सिलुएट, आपकी सिलुएट के मुताबिक आपको डिजाइनर गाइड करेगा, व्हाट विल लुक गुड ऑन यू, व्हाट विल नॉट लुक गुड ऑन यू। एंड देन एक थीम लेके, एक इंस्पिरेशन लेके डिजाइनर चलता है। तो एंड देन ये लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो डिजाइनर्स होते हैं दे हैव राइट पैटर्न्स फॉर द गारमेंट्स, उनको पास बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज होती है हाउ टू मेक गारमेंट्स, किस तरीके से गारमेंट्स बनाए जाते हैं। तो अगर टेलर एक डिजाइनर की सुपरविजन में काम कर रहा है, दे मेक अमेजिंग टीम। अच्छा, एक और हमारे यहाँ चीज होती है, जो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं इनकी रेप्लिका आती है, जिसको हम अगर आसान अल्फाज में कहें तो पायरेसी। तो आप इसको कैसे लेती हैं? रेप्लिका ठीक है, बना देने चाहिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं पहन पा रहा 8-10 हज़ार का तो 1200, 1300, 1500 पहन ले। आप किस तरह देखते हैं? देखा जाए तो दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इफ यू आर एबल टू इंस्पायर समबडी। आपसे कोई इंस्पायर हो रहा है, आपके डिजाइन सेंस से कोई इंस्पायर हो रहा है, तो इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। तो डिजाइनर को इफ यू आर बीइंग कॉपीड तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है आपके लिए, आप उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। और डिजाइनर को इससे कोई लॉस नहीं होता, कोई ऐसी वो नहीं होती? देखिए क्योंकि गरीब आदमी वैसे पहन ही नहीं सकता। आप जिनको पीपल हु ऑफर गुड क्वालिटी, जो लोग एक टाइमलेस पीस खरीदना चाहते हैं, क्वालिटी पीस खरीदना चाहते हैं, जो प्योर मटेरियल्स की तरफ जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो वही खरीदेंगे। एंड देन जब रेप्लिकास बनते हैं, ऑफ कोर्स वो मटेरियल वो नहीं होता, वो एम्ब्रॉयडरीज वो नहीं होती हैं, और ऑफ कोर्स जब आप एक डिजाइनर एक चीज डिजाइन कर रहा है तो वो एक रिसर्च वर्क कर रहा है कि इंस्पिरेशन को फॉलो कर रहा है, उस पर पूरा थॉट प्रोसेस होता है, पूरी टीम होती है जो दे कम अप विद अ कलेक्शन। लेकिन एक रेप्लिका बस उठा के एंड देन रेप्लिकेट कर देना, तो आई एम श्योर उसमें इतनी एफर्ट नहीं होती, बट देन whoever कैन अफोर्ड इट। मदिया मुझे एक बात बताइएगा बिल्कुल, कि आप मानती हैं कि जो फैशन है वो सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए है, क्योंकि जाहिर है इसकी पढ़ाई भी एक मखसूस तबका करता है, उसके अलावा इसका इस्तेमाल भी एक मखसूस तबका ही कर सकता है, लाइक 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो ये आप मानती हैं इस बात को कि एक मखसूस तबके के लिए है फैशन? नहीं, मखसूस तबके के लिए तो नहीं है, फैशन किसी के भी अंदर हो सकता है, एस्थेटिक्स तो सबके अंदर होती है ना, अच्छी एस्थेटिक्स, कलर देख के, कलर कॉम्बिनेशन, अफोर्डेबल है ना इतना? ऑफ कोर्स पढ़ाई अफोर्डेबल नहीं है, बट देन अगर आप किसी चीज के बारे में पैशनेट है ना, तो आजकल तो आप घर पे बैठ के भी डिग्री कर सकते हैं, बिकॉज़ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि चलें पढ़ाई भी कर ली, परचेजिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर कोई बड़े ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लेंगे, उनको एक आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। नहीं, लाइंस है सबके पास, जैसे फ्रेट है, इट्स अफोर्डेबल लाइन जो कि रेडी टू वेयर होती है, सो इफ उसकी प्राइस रेंज
2000 से 3000 के दरमियान होती है। एंड देन देयर इज अ couture लाइन विच इज़ फॉर्मल, जो कि ऑफ कोर्स हायर एंड कपड़े होते हैं, तो उसकी प्राइस रेंज डिफरेंट होती है। तो अगेन बिल्कुल जी, लेकिन ये मैं आपको सब लोगों को बताऊं कि हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी ये फैशन डिज़ाइनर है तो मतलब ठीक है वो काम तो हमारा दर्जी भी कर देगा। नहीं, मैं आपको बताऊं ये एक पूरी पढ़ाई होती है 4 साल की। जैसे हमारी शेफ़ हैं, ये एक एजुकेशन लेकर आती हैं, एक पढ़ाई करके आती हैं। इसी तरह जितनी फील्ड्स हैं इनकी एक पढ़ाई होती है, और ज़ाहिर जो क्रिएटिविटी जो दिमाग उनका होता है वो ज़ाहिर एक आम आदमी का नहीं होता। लेकिन इस पर और भी बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।